दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 10th के एनसीईआरटी के साइंस में आप लोगों का स्वागत है। हमने लगभग अभी 4 वीडियो इस पर डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत ही हम लोग शालीनता से और एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप भी इसको ध्यान दीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। तो कल कुछ पीएच के हम लोगों ने देख रखे हैं कि क्या पीएच का मतलब महत्व कहाँ कहाँ है। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पाचन तंत्र का जो पीएच है, वहाँ पर इस पीएच का क्या मतलब योगदान है, ठीक है। तो पीएच हम लोग क्यों चेक करते हैं हमारे पाचन तंत्र का, तो उसको देखते हैं। यहाँ लिखा कि यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि हमारे जो है यहाँ पर जो उदर लिखा है, उदर कहने का मतलब आमाशय बोलते हैं। तो हमारे आमाशय में कौन सा एसिड जो है क्रिएट होता है या कौन सा एसिड बनता है, कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। आपको ये बातें ध्यान देनी होगी। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। आप जानते हैं कि अम्ल बहुत ही क्या होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है। अगर कहीं पर लग जाएगा तो उस चीज़ को वो नष्ट कर देता है, ठीक है। तो बट हमारे पेट में जो पीएच होता है, HCl जो अम्ल होता है, उसका पीएच थोड़ा कम होने के कारण और बहुत सारी हमारे पेट में क्या होती हैं कि उसकी परत पर हमेशा क्या कहते हैं उसको, चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, जिसकी वजह से ये HCl हमारे पेट के आंतरिक भागों को क्षतिग्रस्त नहीं कर पाती। इसलिए हम लोग मतलब हमारे पेट में ये HCl क्रिएट होता रहता है और भोजन में मिल कर के भोजन के में उपस्थित सभी कीटाणुओं को, जो भी उसमें अपशिष्ट चीज़ें होती हैं, उनको गलाता है और कीटाणु वगैरह को भी मारने का कार्य करता है, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। तो आप देख रहे हैं कि अपच की जब स्थिति आ जाती है, मतलब भोजन जब नहीं पचता है, अपच उसे बोलते हैं, की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है और भी अम्ल उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जब तक कम था तब तक ठीक था, लेकिन और ज़्यादा जब हो जाएगा अम्ल आपके पेट में, तो भाई आपको जलन का अनुभव साधारण सी बात है कि होने लगेगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड मतलब एंटी चीज़ें हमें लेनी पड़ेगी। अम्ल की जहाँ हमें क्षार को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि अम्ल जब आपके पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए मतलब बैलेंस करने के लिए आपको क्षार का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना, किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, ठीक है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पाचन तंत्र में आपका इस तरीके से बातें हो चुकी हैं, ठीक है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जब आपका मतलब पीएच परिवर्तित हो जाता है या पीएच आपका कम हो जाता है तो दांतों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है पीएच का। देखते हैं, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। देख रहे हैं ना, सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा, बहुत ही कायदे से ध्यान देना होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि मुंह का जो पीएच होता है 5.5 से अगर कम हो गया तो दांतों पर ये इफ़ेक्ट डालने लगते हैं, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, दंत वल्क, कैल्शियम हाइड्रोक्सी
एपेटाइट यानी कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, जिसे कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है कहते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो कहा जाता है इनेमल, जो दांत में इनेमल नामक पदार्थ पाया जाता है, वो बहुत ही सबसे कठोर, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ वही है। तो यहाँ पर भी देखते हैं, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से जब कम हो जाता है, 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। देख रहे हैं ना, संचारित हो जा रहा है वो, 5.5 से कम जब हो रहा है तो वो भी इफेक्टिव हो जा रहा है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। यानी आप भोजन कर लें तो आपको पुनः ब्रश कर लेना चाहिए, जिससे आप क्या करेंगे, इन मतलब बैक्टीरिया उसमें आपके भोजन रहेगा नहीं, ना तो बैक्टीरिया भोजन के अंदर पड़ेंगे, ठीक है। मुंह अगर आपका साफ़ होगा तो बैक्टीरिया पड़ने का कोई चांस नहीं है और आपके दांत क्षय से बच जाएंगे, ठीक है। इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। देख रहे हैं ना, क्षारकीय चीज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्षारकीय मंजन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारे मुंह के पीएच को बैलेंस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। लाइन बाय लाइन में समझाते और बताते चल रहा हूँ। आगे देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर लिखा है कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं और पौधों द्वारा भी जो रसायन उत्पन्न किए जाते हैं तो उनसे कैसे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? तो मारा ही होगा, अगर आप गांव वगैरह में होंगे तो आपको कभी ना कभी मधुमक्खी ने डंक जरूर मारा होगा, ठीक है। तो मधुमक्खी जब डंक मारती है तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही पेनफुल महसूस होता है, और समझ रहे ना, बहुत ही पेनफुल महसूस होता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, ठीक है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। समझिए, यहाँ पर डंक जब मार देता है तो आपको वहाँ पर चूना वगैरह लगाना पड़ता है। चूना क्या होता है? क्षारकीय होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप चूना लगा सकते हैं, आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, का उपयोग दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है। और भी देखते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से क्या होता है? आराम मिलता है। बेकिंग सोडा का मतलब ही होता है खाने का सोडा, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं। जहाँ पर नेटल मतलब नेटल नाम का एक पौधा होता है, ठीक है, वो जहाँ पर उससे डंक लग जाने पर उसके जो बाल होते हैं वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है। इस पर भी बहुत ध्यान देना है आपको कि नेटल के पौधे कौन से अम्ल छोड़ते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिनके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसके आगे इसके बारे में समझते हैं, ये क्या बातें लिखी हैं, ठीक है, समझते हैं। लिखा है कि प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प देती है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, यानी कहने का मतलब प्रकृति भी मतलब उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। जब अम्ल से कोई पीड़ित हो तो क्या कर सकता है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, ठीक है ना। अभी देखें यहाँ पर कि उसके डंकनुमा जो बाल होते हैं वो मेथनोइक अम्ल को छोड़ते हैं, जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है।
इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्त्राव होने के कारण यह दर्द होता है, ठीक है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। इन्होंने डॉक पौधे का नाम लिया है, ठीक है। इसको सर्च आप कर सकते हैं और देख सकते हैं, किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं, और एक बहुत ही अच्छी बात है कि नेटल के पास ही ये पौधे क्या होते हैं, रहते हैं। अच्छा, डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हों? तो डंक लगने पर आप जितनी भी क्षारकीय चीज़ें हैं उनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दर्द आपको क्या होंगे, कम होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस लाइन को जानना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे सिरका जो है आपका, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसे लर्न ही करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब बन जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टारटरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, खट्टा दूध है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में मतलब दूध आ जाता है, दूध या दही, तो उसमें आप लैक्टिक अम्ल ही लगाएंगे। नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मैथोनोइक अम्ल, चींटी का डंक, नेटल का डंक मैथोनोइक अम्ल। अभी आपने देखा है कि नेटल का जो डंक था उसमें मैथोनोइक अम्ल था, ठीक है। तो अब हम लोग और भी आगे चलते हैं और जानकारियों को पढ़ते हैं। एक बात आपको बताना भूल ही गए थे कि आपका जो पीएच वाला मान आपको बताना था कि किस विलयन का पीएच क्या है, तो उसको आप देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू, ठीक है। कि सांद्र एचसीएल का, इसको मैं अलग से भी वीडियो बना के डाल दिया हूँ जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। सांद्र एचसीएल का पीएच 0 है, अमाशय रस का पीएच 1.4 है, नींबू के रस का 2.4 या 2.5 है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और नींबू का रस हो गया, सिरका का 4.0 यानी 4 है, मृदु पेय का 6 है, और दूध का 6.5 है, शुद्ध जल का 7 है, ठीक है। रक्त का 7.4 है, और टूथपेस्ट का 8.0 है, बेकिंग सोडा का 8.5 है, वॉशिंग सोडा मिलेन का 9.0 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 है, अगेन तनु NaOH का 13 है, और सांद्र NaOH का 14 है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो इन्हें आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। तो एक ही दिन में सारी चीज़ें हम पढ़ नहीं सकते, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और सारी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो आप अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे क्या करिए, स्टडी जितने लोग करते हैं उस ग्रुप की तरफ हमारे वीडियोस को शेयर करिएगा। बाकी इधर उधर अब शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।